ओके, ये वाला पार्ट मिला कुछ? मिला कुछ? क्या मतलब? क्यों? कम हो रहा है तो भी डिफिट एज अ गेन एंड समझा विशाखा क्या ही कुछ कि सो रही थी, बोला ज्यादा सो लेते हैं वैसा। तो कंफ्यूज हो गई। हरि एंड भक्ति प्लस कुछ नहीं मिल रहा है। अरे बाबा, कृष्णा बोला मैं दूं क्या? बोल कृष्णा, क्या है? उपवास है आज? तो फिर क्यों ना बोल रहा है? नहीं बोलेगा? चलो बैठे, प्लीज बैठे। बाबा लिमिटेड वॉन्ट्स फंड्स, लोन्स चाहिए। वो मार्केट में जाता है लोन्स के लिए। यस, पब्लिक के पास जाता है, बोलता मैं लोन पेपर पब्लिक को देगा और पैसा लेगा उनसे, बराबर। अब बताओ, बाबा लिमिटेड ऐसा लोन लेने जाएगा तो हु विल टेल बाबा लिमिटेड कि बॉस तू लोन ये इंटरेस्ट रेट पे दे, पब्लिक तेरा लोन लेगा? ये कौन बोलेगा? अच्छा, ये एजेंसीज क्या बेसिस पे बोले? बाबा विल बी हैविंग अ क्रेडिट रेटिंग, बराबर। लेट्स से बाबा लिमिटेड हैज अ क्रेडिट रेटिंग ऑफ ए ए ए। क्रेडिट एजेंसी ने बाबा की गुफा देखी और बोली बाबा ए दे दे। बाबा गुफा में बहुत कुछ कर लेता, तो ट्रिपल ए रेटिंग दे दिया। बाबा लिमिटेड बोलता है मेरा ट्रिपल ए है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 7% पे देता है। मैं ट्रिपल ए है, मैं 7.50 पे दे। मैं गवर्नमेंट से थोड़ा रिस्की जा, ऐसा करके बाबा ने लोन का वैल्यू 100 करोड़। प्लीज, 100 करोड़। और बाबा ने इसको डेजिग्नेट फेयर वैल्यू टू पीएन। अभी 100 करोड़ फेयर वैल्यू टू पीएन मतलब ये लोन का वैल्यू हर बैलेंस शीट डेट पे चेंज होगा। अब लोन का वैल्यू चेंज होने का जनरल रीजन, जनरल, कॉमन, जनरल इज चेंजेस इंटरेस्ट रेट। 7.5% ने दिया, अब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। इंटरेस्ट रेट तो लोन का मार्केट वैल्यू कम है। इंटरेस्ट रेट एंड वैल्यू और मार्केट वैल्यू आर इनवर्सली रिलेटेड। अगर इंटरेस्ट रेट घट गया तो मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगा, एंड दिस इज नॉर्मल। इसका इंपैक्ट पीएनएल में आता तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट की वजह से हुआ है। दूसरा रीजन होता है मेरे क्रेडिट रेटिंग में प्रॉब्लम आना। मेरे मेरे से बाबा गुफा में बस पकड़ा गया और लोगों को एहसास हो गया कि बाबा गुफा तकलीफ वाला काम करता है। बाबा का क्रेडिट रेटिंग ट्रिपल ए से
मालूम है क्रेडिट रेटिंग कितना तक जाता है? डी। डी को जंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंग। इट इज ट्रिपल ए, डबल ए, उसमें भी डबल ए प्लस होता है, डबल ए माइनस होता है, ए प्लस होता है, ए माइनस होता है, ट्रिपल बी, बीबी, बीबी प्लस, बीबी माइनस, फिर बी, फिर सी, फिर डी। तो बाबा का रेटिंग गिर के डायरेक्ट सी पे आ गया। जंग से एक कैटेगरी आगे, बट सी। एक चीज बताओ, फॉरगेट अबाउट अदर थिंग्स से इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज। बाबा का रेटिंग ट्रिपल ए से सी आ जाएगा तो तुम बाबा से 7.5% का एक्सपेक्ट करते थे रिटर्न, बिकॉज वो ट्रिपल ए था। अब तो बाबा में रिस्क बढ़ गया कि नहीं? अभी भी 7.5 से तुम खुश हो गए। अब तुम एक्सपेक्ट करोगे कि अगर सी का रेटिंग है तो हम टका दे। बाबा का पेपर तो चेंज हो नहीं सकता, लोगों का एक्सपेक्टेशन बंदा तक हो जाएगा, मतलब पेपर गिर के हो गया 70 करोड़। फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल करोगे तो 30 करोड़ का डिफरेंस आएगा। ये तेरा लायबिलिटी है, विदाउट कुछ लायबिलिटी कम हो जाएगा तो अच्छी बात ही होती है ना। हाँ, अच्छी। तुम बोल रहे हो सर पीएनएल में लेते हैं, बोलते हैं डॉट, तेरा क्रेडिट रेटिंग गिर गया सी पे, तेरी हालत बांधे है, तेरे उसके वजह से तेरे लोन का वैल्यू तो इस 30 करोड़ प्रॉफिट किया। हाँ, मतलब ऐसा प्रॉफिट, इसको प्रॉफिट होता है। क्रेडिट रेटिंग इज फॉलन डाउन लाइक एनीथिंग, और उसके वजह से तेरे को कुछ बेनिफिट आ रहा है, इसको पीएनएल में तो लेके जा, तो स्टैंडर्ड बोलता है इस चीज की वजह से पीएनएल में नहीं जाए, पीएनएल का वॉलेटिलिटी इफेक्ट नहीं हो। समझ में आता है? हेलो, बड़ा ब्यूटीफुल पॉइंट है। कैन वी से कितना डीप सोचा उन्होंने। यार फेयर वैल्यू में चेंजेस पीएनएल में जाने चाहिए, लेकिन इस तरह के चेंजेस पीएनएल में नहीं जाने चाहिए, इस तरह के चेंजेस ओसीआई में। गेटिंग दिस? अच्छा, अब मेरे को बताओ, अगर amortized कॉस्ट क्या है फॉर अ फाइनेंशियल लायबिलिटी, तो उसमें अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है तो उसका क्या करने का, अकाउंटिंग क्या करना है? नहीं पता है तो, नहीं पता तो टेबल देखो, सिखा है टेबल में। क्या करने का बोलो? हाँ, क्या करने का? ट्रांजेक्शन कॉस्ट को क्या करने का? लेस फ्रॉम दी लायबिलिटी करने का। कोई टेंशन नहीं। अभी रियल लाइफ में कैसा तकलीफ होता है वो सब। तुमने लोन सैंक्शन करवाया 100 करोड़, जैसे सैंक्शन करवाया उसने 100 करोड़ पे फीस ले ली, 1 करोड़, बराबर। अब ये सैंक्शन है, तुमने इसमें से 70 करोड़ डिसबर्स करो, ये सैंक्शन है, ये डिसबर्स करो, बराबर। 70 करोड़ डिसबर्स करवाया, 30 करोड़ तुम शायद फ्यूचर में डिसबर्स कराओगे, डिपेंडिंग अपॉन। तुमने 100 करोड़ सैंक्शन करवा के ले लिया, 70 करोड़ डाल के प्रोजेक्ट चालू करोगे। अब प्रोजेक्ट अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने चालू कर देगा इनिशियली, तो उसी रेवेन्यू से आगे का 30 करोड़ भी यूज कर लो। और लगेगा कि नहीं भाई अच्छा जनरेट नहीं कर रहा और इसको पंप करना पड़ेगा, तो 30 करोड़ फिर तुम यूज करो। 70 ले लिया है, 30 शायद लोगे, शायद नहीं लोगे। तो सवाल आता है, ये जो 1 करोड़ है विच इज ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑन 100 करोड़, उसमें से खाली 70 करोड़ का लोन आज है, तो अभी इस 1 करोड़ का अकाउंटिंग करोगे कैसे? उसमें से तुम ये बोलना तो बहुत उचित है कि सर 0.7 करोड़ तो माइनस कर दो इसमें से। देन सवाल आता 0.3 करोड़ का करोगे क्या, जो बैलेंस 30 करोड़ के रिलेटेड है, क्या करोगे? सर कुछ नहीं सर, उसको ऐसे ही रखते हैं,
ऐसे ही रखते हैं उसको, किधर भी लेके नहीं जाते, और जैसे ही सर वो 30 करोड़ ले लेंगे, इसको उस 30 करोड़ के सामने एडजस्ट कर लेंगे. दैट इज पॉसिबल इफ इट इज प्रोबेबल कि तू 30 करोड़ फ्यूचर में ड्रॉ डाउन करेगा, मतलब मंगवाएगा वो पैसा. व्हाट इफ कि तेरे को ऐसा लगता है कि अभी फ्यूचर में करने की जरूरत, तो क्या करेगा? तो क्या करेगा? क्वेश्चन समझ रहे हो? ये रियल लाइफ क्वेश्चन है. रियल लाइफ में ये बहुत होता है. सैंक्शन करते हैं एक्स अमाउंट, विड्रॉ करते हैं एक्स से कुछ कम, बैलेंस शायद करेंगे शायद नहीं करेंगे डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन. तो ट्रांजेक्शन फीस प्रोपोर्शनेट तो एडजस्ट कर दोगे, जो बाकी है उसका क्या था? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? सर क्या कर रहे हैं हमको मालूम नहीं है सर, इतना सब हमको पता भी नहीं है. क्या लिखा है देखो. ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जनरली प्रोसेसिंग फीस. इफ फुल लोन इज टेकन तो क्या करोगे? रेड्यूस. इफ पार्ट लोन इज टेकन तो सवाल करने का, बैलेंस फ्यूचर में लेने वाले हो? इफ द आंसर इज हाँ प्रोबेबल लेने वाले हो, तो डेफर्ड करो बैलेंस फीस को और उसको एडजस्ट करो जब लोन लो. लेकिन एज ऑन टूडे ऐसा प्रोबेबल नहीं लगता कि लोग यार, ऐसा नहीं, नॉट प्रोबेबल, मोर देन 50% चांस लग नहीं रहा है, तो क्या करोगे? फिर उसको राइट ऑफ कर दोगे एज एक्सपेंस, स्ट्रेट लाइन बेसिस पे ओवर द लोन. स्ट्रेट लाइन बेसिस पे ओवर द, मतलब मेरे वाले एग्जाम्पल में 0.70 को 70 करोड़ के सामने एडजस्ट करोगे. 0.30 फॉर 30 करोड़ है, अगर वो प्रोबेबल नहीं है तो 0.30 को ओवर द लाइफ ऑफ द लोन 10 साल, हर साल, हर साल सम पोर्शन वुड बी रिटर्न. समझ में आता है ये? याद रहेगा ये सब? प्रोजेक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए? चाहिए तो लेना पापा, तेरे लिए ही बनाया मैंने. हाँ ना. सर, सो ये डेफर्ड बैलेंस फीस को हम बैलेंस शीट में किधर प्रेजेंट करेंगे अंटिल इट इज रिटन ऑफ? डेफर्ड बैलेंस फीस तो बैलेंस शीट में प्रेजेंट करेगा एज डेफर्ड आइटम ओनली, एज अ पार्ट ऑफ अदर नॉन करंट या करंट एसेट एज द केस. ओके ओके, तो डिपेंडिंग ऑन लोन का टर्म. ठीक, थैंक्स सर. करो थोड़ा सा स्क्रॉल.
100 करोड़ का, हाँ 100 करोड़ पूरा ले लिया, हाँ पूरा 100 करोड़ ले लिया तो पूरा 1 करोड़ 100 करोड़ से माइनस हो जाएगा ना। हाँ परफेक्ट, हाँ वो तो करना ही पड़ेगा अमोर्टाइज कॉस्ट में। हाँ पीएनएल में किधर गया, लोन से गया है, तो लोन से लेस किया, पीएनएल में किधर गया, इसलिए 3 एंट्री, इसलिए 3 एंट्री। आई एम डल बॉय, इसलिए 3 एंट्री। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ऐसे तो और बहुत होएगा आगे, तो टेंशन मत ले, क्योंकि यू हैव नॉट सीन दी एंड, आई हैव सीन एंड एंड ऑल्सो उसके बाद वाला भी एंड, इसलिए 3 एंड। ओके तुम्हारा टेक्स्ट बुक में इलस्ट्रेशन 11 एंड इलस्ट्रेशन 12 दोनों पढ़ने का, आंसर विजुअलाइज करने का, और फिर आंसर पढ़ने का। पहला वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी है, इजी नहीं है, वो ओवर 2-3 साल ड्रॉ डाउन कर रहा है, ये पूरा एक साथ नहीं ले रहा है, वो पूछता है प्रोसेसिंग फीस का क्या करने का, इसे कुछ नहीं, जो तूने लोन ले लिया उसमें तो डिडक्ट कर दे, और जो अभी तक लिया नहीं है अगर प्रोबेबल है तो डेफर्ड कर, और जब लोन लेगा तब एडजस्ट करना, और अगर प्रोबेबल नहीं है तो स्ट्रेट लाइन बेसिस पे एडजस्ट करना। यस और नो? बस वही आंसर इधर मैंने मार्क भी कर दिया, इतना लिखोगे तो काम हो जाएगा। मार्क किया ही है। सॉल्यूशन, कृष्णा क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है कृष्णा, क्या पढ़ रहा है, कौन सा क्वेश्चन, तो उसके पहले क्या कर रहा था? फटाफट मार्क कर कृष्णा। किया इतना मार्क, बराबर। अब इलस्ट्रेशन 12 पढ़ो, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, और देखो तुमको क्या सोचता है।
देखो इधर क्वेश्चन बोलता है नया लोन लिया पुराना लोन को रीपे करने के लिए। इसे ठीक है, पुराना लोन को रीपे करने के लिए नया लोन लिया, तो नया लोन में प्रोसेसिंग फीस पे किया। नया लोन लिया, प्रोसेसिंग फीस पे किया, ट्रांजैक्शन कॉस्ट है लेस फ्रॉम दैट लोन। लेस ही करते हैं ना। पुराना लोन, पुराना लोन तुमने रीपे कर दिया, अच्छी बात है, रीपे कर दो। अब मान लो उस लोन के रिलेटेड कुछ प्रोसेसिंग फीस होते होंगे जो अभी तक तुमने डेफर किया नहीं है, अब लोन ही नहीं रहा, तो अब आगे डेफर करने का सवाल ही नहीं, जो भी है सब कुछ पीएनएल में चार्ज करो। कहाँ डालोगे? पीएनएल में डालोगे। अब सवाल उठता है तुमने एक प्री पेमेंट पेनल्टी पे किया है, उसका मेन सवाल ही वो है कि ये प्री पेमेंट प्रीमियम जो होता है, क्या उसको मैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट ढूंढ ट्रीट कर सकता है? आंसर इज नो, नो, नेवर, नेवर, कभी नहीं, आज नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। सर क्यों ऐसा? प्री पेमेंट प्रीमियम चार्ज होता है नॉट बिकॉज मैं नया लोन ले रहा, बिकॉज मैं पुराना लोन पे कर रहा। So it is an expense, not in connection of creating a new loan. It is an expense for closing a old loan. So it's an kharcha for an extinguishment of liability. ऐसा खर्चा डायरेक्टली पीएनएल में जाता है, इसको हम नए लोन के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। बस वही लिखा हुआ है और मैंने वही मार्क कर दिया है, आप भी मार्क कर लो। क्या मार्क किया हुआ कभी भी पढ़ा जा सकता है, आज कल परसों या है, लेकिन मार्क किया हुआ काम में आ सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट कृष्णा। अभी तक लोग जागे नहीं है, नींद पूरा नहीं हुआ है। कर लिया? यस। घर पे पढ़ना अभी, हाँ, ध्यान दे। पे नीचे, प्लीज पे नीचे। बाबा लिमिटेड, सीएमडी मिस्टर बाबा, यस, has taken a loan of 100 crore from, बराबर है, आईडीएफसी बैंक से 100 करोड़ का लोन लिया। बाबा ने 100 करोड़ अलग अलग जगह पे खर्चा किया, गुफा में, गुफा के ऊपर, इधर उधर सब खर्चा किया। हाँ, धंधा जब तक अच्छा चल रहा था पैसा दे रहा था बाबा, फिर एक टाइम आया पैसा भी दे, पैसा भी दे नहीं पाया, पैसा नहीं दे पाया, और बैंक ने बोला बाबा को, बाबा कैसे करेंगे? बाबा बोला तकलीफ में हूं। बोला बराबर, बैंक बोला बराबर है बाबा, लेकिन करेंगे कैसे? तो बाबा बोला एक काम करो ना। बोला क्या? बोला तुम मेरे को एक नया लोन दो ना। नया लोन। बोले सर, बाबा को बोला बाबा उससे होगा क्या? बोला तुम नया लोन दो तो सही। बोला होगा क्या बताओ ना बाबा।
तुम नया लोन दोगे तो ये पुराना मैं पे कर दूं, तो तुमको भी टेंशन नहीं। तो तुमको बड़ा टेंशन होता है कि एनपीए बन जाएगा, तो प्रोविजनिंग नॉर्म्स आ जाते हैं, आरबीआई को रिपोर्टिंग नॉर्म्स आ जाते हैं, तो तुम्हारे लिए तकलीफ, पीएनएल में तकलीफ। तो तुम काम करो ना, तुम मेरे को नया लोन दे दो, मैं ये नए लोन से पुराना वाला पे कर दूंगा। तो फिर बाबा ये नए लोन का क्या होगा? बोला वो तो आगे देखेंगे ना, अभी और नया देना, ऐसा चलते रहेगा। बोला बाबा कब तक? बोला जब तक मैं ना डूब जाऊं या तू ना डूब जाए। मेरी कोशिश तो यही होगी कि तू डूब जाए, तो मुझे किसी को कुछ देना ही ना पड़े। बाबा की थिंकिंग बड़ी ब्राइट है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ये कुछ सालों पहले होता था, आज भी होता है, लेकिन कुछ सालों पहले तो भयंकर होता था। बैंक बोलेगा लोन दे, लोन का पैसा दे। बोला देता हूँ ना, मेरे को नया लोन देना। बोला है? बोला है। तो इससे क्या आएगा? बोले तो नया लोन दे, कसम से तेरा पुराना पे करेगा। तो नया दे देते था, पुराना पे हो जाता था, बैंक भी खुश। बोलते हैं एनपीए रिकवर हो गया। अब बोले तो नया लोन है, अभी तक एनपीए हुआ नहीं है। समझ रहा है? अब पता है आज के लिए कैसा होता है? नोटिफिकेशन आया? क्या आया नोटिफिकेशन? एफ और रूट करेगा 2-3 लेयर में आके, तुम कैसे पकड़े? लेयर 2 लेके आया तो तुम कैसे पकड़ेगा बता मेरे? हाँ बट अभी नया क्या चालू किया मालूम है? मैं बैंक वाले देख तेरा पुराना लोन एनपीए हो रहा है, बोलते देख मेरा तो क्या है, मैं तो हाथ ऊपर कर देगा, तेरे लगेंगे। बैंक बोलता मेरे को बचा, मेरे को बचा। बोला लोन दे। बोला नहीं, लोन ऐसे कैसे देगा? हमको बोल दिया आरबीआई ने, जिसका पहले वाला लोन का पैसा नहीं आया दूसरा वाला लोन नहीं देने का। बोला अलग तरह से दे। बोला कैसे? बोला एक एआईएफ है, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। क्या है? बैंक को बोलता तू उसमें इन्वेस्ट कर। बोला ठीक है। बोला वो फंड क्या करेगा? बोला वो फंड मेरे को देगा लोन। तो बैंक का पैसा पहले फंड को आएगा, एआईएफ ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। उस पर सेबी का बहुत ज्यादा रेगुलेशन नहीं है, लाइक म्यूचुअल फंड नहीं। फिर वो एआईएफ मेरे को पैसा देगा, मैं उस पैसे से बैंक का लोन पे कर देगा। बैंक का पहला वाला लोन पे हो गया। अभी बैंक के पास इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, एआईएफ है। एआईएफ ने मेरे को लोन दिया है, अब क्या हो सकता है? समझो मैं एआईएफ का पैसा नहीं दिया, तो एआईएफ का पैसा डूब गया, तो इन्वेस्टमेंट बैंक का डूब गया। तो देन इन्वेस्टमेंट डूब गया ऐसा दिखेगा, लोन में पैसा डूब गया ऐसा नहीं दिखेगा। तुम समझ रहे हो क्या क्या हो रहा है? तुमको पता भी है? आर यू गेटिंग दिस? अब सवाल उठता है कि ऐसा सिनेरियो में 109 क्या बोलता है? 109 बोलता है मैं क्या बोल सकता, तुम कितना मस्ती करता है, मेरे पास किधर कोई चारा है। लेकिन यस 109 बोलता है अगर सेम बैंक के पास से तुम लोन लेते हो, अब लोन लेते हो, तुम बोलते हो नया लोन लिया, लेकिन बहुत बार पुराना लोन को ही तुम मॉडिफाई करते हो। तो इसके लिए तकलीफ ये है, वेदर इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ existing loan या whether it is payment of old and creation of new। बोलते ये पता नहीं चलता। बोले सर पता क्यों नहीं चलता? इंग्लिश पढ़ने का। इंग्लिश पढ़ने का, अगर नया लोन लिया तो पुराना ओल्ड पे हो गया। बोला ऐसा नहीं होता ना, इंग्लिश के साथ सब्सटेंस और फॉर्म भी तो होता है। पेपर पे चाहे जो लिखा हो, सब्सटेंस में देखना पड़ेगा ना। हाँ, तो इनका तो पेपर ही ऐसा बनता है कि हर बार दिखता तो यही है, हर बार दिखता तो यही है कि नया लिया और पुराना पे किया, बट सब्सटेंस में होता नहीं है। 109 ने तुमको 10% थ्रेशोल्ड का एक फॉर्मूले दिया। 10%, 10% बोलता है कि 10% थ्रेशोल्ड का टेस्ट रन करोगे
और अगर वो 10% थ्रेशोल्ड से ज्यादा आता है, क्या आता है, तो हम उसको ऐसा बोल देंगे, कि इट इज क्रिएशन ऑफ न्यू एंड पुराने का whether modification or whether new loan being taken, बोलता है it would be based on 10% threshold. What is a 10% threshold? ध्यान से सुनो. For the first, calculate present value of cash flow based on modified terms plus expenses, if any, using ओरिजिनल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट. जो तुमने पुराने लोन पे जो लोन इंटरेस्ट माना था वही इंटरेस्ट रेट लेके मॉडिफाइड टर्म्स जो हुआ है, अभी वो मॉडिफाइड टर्म्स है कि नया लोन है मालूम नहीं, तुम उसको मॉडिफाइड टर्म्स ही पकड़ोगे. उसमें जो तुम पेमेंट करने वाले हो उसको डिस्काउंट करो यूजिंग ओरिजिनल इफेक्टिव रेट, और कुछ खर्चा कर रहे हो, खर्चा तो आज ही करोगे, वो सब ऐड कर, ऐसा करके एक अमाउंट ढूंढो विच इज ए. उसको कंपेयर करो विथ बी. व्हाट इज बी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बैलेंस कैश फ्लो बेस्ड ऑन ओरिजिनल टर्म्स. दिस बी इज नथिंग बट सेम एज कैरिंग वैल्यू. ये तुम्हारा कैरिंग वैल्यू अमोर्टाइज्ड कॉस्ट से आया है ना, तो इट विल ऑलवेज बी शोइंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बैलेंस कैश फ्लो. ओके, यूजिंग ओरिजिनल ये नहीं होगा. फिर बोलता है ए माइनस बी, इफ, देखो इट इज लाइक दिस, a minus b will give you some difference. Hello, will give you some difference. If this difference on b is equal to 10% or more, if answer is yes, extinguishment. सर extinguishment मतलब पुराना लोन पे हो गया, नया लोन क्रिएट हो गया. एंट्री, ओल्ड लायबिलिटी को डेबिट करो फॉर कैरिंग वैल्यू, न्यू लायबिलिटी को क्रेडिट करो फॉर फेयर वैल्यू, बट दिस वुड बी फेयर वैल्यू एज ऑन टुडे, एज ऑन टुडेज इंटरेस्ट रेट. यस, एक्सपेंसेस कुछ पे किया टू बैंक करके, एक्सपेंसेस, डिफरेंस जो भी आया वो पीएन, डिफरेंस जो भी आया वो ओल्ड लोन डेबिट कैरिंग वैल्यू पे टू न्यू लोन फेयर वैल्यू पे टू सम एक्सपेंसेस. यस, बाकी डिफरेंस जो आया वो पीएनएल, इधर एक assumption है. सर क्या assumption है? कि जो expenses है वो modification के रिलेशन में है, या ये expenses जो है it is not in connection with the new loan. If it is in connection with the new loan, तो ये expense और new loan के value में adjust. 10% या ज्यादा आया तो yes, you will treat it as extinguishment. कम आया तो you will treat it as modification. तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, आप एडजस्ट करोगे क्या, जो भी एक्सपेंसेस इंकर किया है इन द एग्जिस्टिंग कैरिंग वैल्यू ऑफ द लोन, और फिर उसको अमोर्टाइज करोगे बेस्ड ऑन न्यू ईआईआर. बेस्ड ऑन मतलब अगर मॉडिफिकेशन है तो आपके पास दो ऑप्शन है. ऑप्शन नंबर 1, आप नया ईआईआर ढूंढ के काम चालू करो, तो जो भी एक्सपेंसेस इंकर किया है वो लोन के वैल्यू में एडजस्ट करो. अभी लोन का वैल्यू एडजस्ट हो गया तो पुराने ईआईआर से एडजस्ट होगा नहीं, तो आपको नया इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ढूंढना पड़ेगा. या आप दूसरा काम भी कर सकते हो. बोला क्या? आप इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट सेम रखो, revise the amortized cost of financial liability to reflect revised future cash flow by discounting them to present value at original effective interest rate. The difference between the carrying value and revised amortized cost would be recognized as gain or loss. मतलब अगर मॉडिफिकेशन है तो आपके पास दो ऑप्शन है. ऑप्शन नंबर 1, कैरिंग वैल्यू को चेंज कर, इसको चेंज कर, कैरिंग वैल्यू को चेंज कर, नया ईआईआर ढूंढ, या फिर ईआईआर पुराना ही रख, और इसी के बेसिस पे कैरिंग वैल्यू डिटरमाइन कर, फिर एग्जिस्टिंग कैरिंग वैल्यू और इस कैरिंग वैल्यू के बीच में जो भी डिफरेंस है उसको पीएनएल में
ट्रांसफर। सर आपने इतना सब बोल दिया, हमको कुछ भी समझा नहीं, ऐसा ऐसा समझ में आया लेकिन ऐसा पूरी तरह से समझ में नहीं है। कोई नहीं, तेरे लिए ही ये है, फिगर के साथ काम करेंगे तो और अच्छे से समझ में आए। ध्यान से पढ़ो। क्या ओरिजिनल लोन अमाउंट कितना है, आज का कैरिंग वैल्यू कितना है? सर ऐसा कैसा, 10 साल पहले भी 10 लाख और आज का कैरिंग वैल्यू भी 10 लाख, सर ऐसा कैसे हो सकता है? सर कैसे? मेरा इंटरेस्ट रेट और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट सेम रहेगा तो मेरा कैरिंग वैल्यू ऑलवेज सेम रहेगा। यस, तो कैरिंग वैल्यू भी आज 10 लाख है। ओरिजिनल ईआईआर कितना है? 1/1/2005 को क्या हुआ, मॉडिफाई हुआ। एग्जिस्टिंग टर्म्स क्या था, 31 दिसंबर 2009 को पे करेंगे। मॉडिफाइड टर्म्स क्या है, 31 दिसंबर 11 को पे करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%, मॉडिफाइड टर्म्स में 5%। इंटरेस्ट कितना है, 1 लाख है, मॉडिफाइड टर्म्स में 50,000 है। रिडम्पशन अमाउंट 10 लाख है, मॉडिफाइड टर्म्स में 15 लाख है। कॉमन सेंस है ना, इंटरेस्ट तेरे से 50,000 लेगा, कम लेगा तो फिर तेरे से प्रिंसिपल ज्यादा ले रहा है, वो किधर ना किधर तो बैंक अपना पैसा तो रिकवर करेगा ही। एक्सपेंस कितना इंकर किया, करंट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट का आरओआई कितना है, 11%, करंट 11%। हाँ, ये तेरा सीन ए है। क्या है, फिर मैंने सीन बी भी दिया है, वो बी को हम बाद में देखेंगे, पहले सीन ए को तो समझे। अब बताओ मेरे को, तुम 2005 पे खड़े हो, 2009 पे रीपेमेंट है, मतलब 2005, 6, 7, 8, 9, मतलब तुम 5 साल तक एग्जिस्टिंग टर्म में क्या कैश फ्लो पे कर रहे हो, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, और 5वें साल के एंड में 10 लाख। मॉडिफाइड टर्म्स में क्या पे करोगे? सर अभी वो मॉडिफाइड टर्म्स में तो 11 तक चला गया, मतलब 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, सर 7 साल हो गया। तो 7 साल में क्या करोगे, 50,000 फॉर 7 years, एंड देन 7th ईयर के एंड में 15 लाख पे करोगे। व्हाट इज योर ए? ए क्या बोलता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो बेस्ड ऑन मॉडिफाइड टर्म्स। ए प्रेजेंट वैल्यू मॉडिफाइड टर्म्स में T1 से T7 है, 7 साल तक पे करना पड़ेगा। 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7 साल तक पे करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा 7 साल तक, 50,000। और 7वें साल पे कितना पे करना पड़ेगा, सॉरी 15 लाख। हाँ 15 लाख। ये सबको डिस्काउंट करने का, डिस्काउंटिंग रेट क्या होना चाहिए, ओरिजिनल ईआईआर। ओरिजिनल ईआईआर कितना था, 10%। दो मेरे को 10% पे 7 साल का समेशन, और 7वें साल का फैक्टर भी। कैलकुलेटर नहीं है तेरे पास, बाहर जा, खड़ा, बाहर जा, कैमरा संभाल के जा। क्या करेगा बाहर जाके, अब मिला तो, नहीं मिला तो जा मांग के देख जा। 7 साल का दो ना, और 7वें साल का भी दो, फैक्टर दोनों दो। 5134, और 7 साल का समेशन 4 पक्का इसी सबको आ रहा है, देखो पक्का इसी आ रहा है सबको, आया ना? कितना था इसका प्रेजेंट वैल्यू, 10 लाख। पक्का 10, 13, 158 आया, पक्का 10, 13, 158 आता है। हेलो, इसमें कोई एक्सपेंसेस इंकर कर रहे हो क्या, देखो क्वेश्चन में कितने का, तो योर प्लस एक्सपेंसेस, और ये एक्सपेंसेस तो आज का आज ही पे होगा, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू ऑलवेज 1 लाख ही रहेगा। कितना हो गया, 11,13,158। तो योर ए इज 11,13,158। बी क्या बोला उसने, बी क्या बोला, व्हाट इज बी?
ओरिजिनल टर्म के बैलेंस कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू एट ओरिजिनली आया, कॉमन सेंस है ना, 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 5 साल तक, और फिर 10 लाख करोगे, यू विल कम टू कैरिंग अमाउंट ओनली 10 लाख। बराबर। अभी ए माइनस बी करो, कितना आएगा? 1,13,158 आएगा। 1,13,158 ऑन बी, 10 lakhs into 100, is it 10% से more or not? Is it 11.31%? Yes. Is it more than 10%? इसका मतलब पुराना बाहर जाएगा, नया, पुराना बाहर जाएगा, नया क्रिएट होगा। सो एंट्री लिखा हुआ है, पढ़ तो। ओल्ड लोन डेबिट 10 लाख, बराबर, टू न्यू लोन अकाउंट, टू बैंक अकाउंट फॉर मॉडिफिकेशन, कितना? 1। अभी न्यू लोन अकाउंट जो है वो होगा, वो होगा, मैं पेमेंट कर रहा है T1 से T7, 50 में मैं पे कर रहा हूँ। आज का इंटरेस्ट 11% दिया हुआ है, 11% पे 7 साल का दो मेरे को, और 7वें साल का भी देना। पहले 7वें साल का दे दो, फिर 7 साल का देना। 4817, और फिर 7 साल का समेशन दो। 4.7123 करो मल्टीप्लाई। दियो ना अगर है तो। जीरो। देखो ऐसा कुछ लोगों को आ रहा है, तुमको मल्टीप्लाई करके आ रहा है। एम प्लस खेलने का, एम प्लस। आ रहा है, बराबर है। अब क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट ज्यादा है? क्रेडिट ज्यादा है ना, डिफरेंस पीएनएल में जाएगा, कितना है? वही एंट्री था तुम्हारा। हेलो, देखो ये ऑप्शन 1 था, यही था इंफॉर्मेशन। हाँ, पक्का ये इंफॉर्मेशन था। इसमें पहले हमने ए ढूंढा, 11,13,220 आया, 10%, 11.32, अब देखो वही आ रहा था ना। यस। इसको 58 150 कैसे आता है रे? अब देखो 5897 आता है, क्या हो गया? कुछ डिस्काउंटिंग में ऊपर नीचे किया है क्या? यस। सब राउंडिंग ऑफ का फर्क, ठीक है, दैट इज ओके। 2-5 रुपए आगे पीछे कोई प्रॉब्लम। सिंस इट इज मोर देन 10%, एक्सटिंग्विशमेंट ओल्ड जाएगा, न्यू आएगा एट फेयर वैल्यू पे, एंड डिफरेंस विल गो टू पीएन। अब समझ में आया? याद हो जाएगा, लिखना भी चाहोगे, छापो।
Next page. Next करूँ करूँ मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? तो तुमको समझेगा 11% पे किया, तो बाद में फैक्टर्स दिखेंगे और बोले कहाँ से आया।
कर दिया? यस, सबने कर दिया। अब सीन बी क्या, उसमें सीन बी देखो, एक ही क्वेश्चन में मेरे को दोनों इम्पैक्ट देना था ना, तो इसमें 10% से ज्यादा है, 10% से कम भी तो करके बताना पड़ेगा ना। हेलो, तो देखो इधर ऑप्शन 2 में अगर रिडेम्पशन अमाउंट 14 लाख है, तो ऑल अदर फैक्टर्स रिमेनिंग सेम, कहना इससे तुम्हारा अब ए 10,61,900 हो जाएगा, क्योंकि नाउ इट वुड बी नॉट 15 lakhs इंटू 0.5132, इट वुड बी 14 lakhs इंटू 0.5132। मैंने सब कैलकुलेशन सेम नहीं रखा है, खाली 15 का 14 कर दिया। यस, तो 1061 और बी तो रिमेनिंग 10 लाख से आएगा, डिफरेंस इज 61,000। 10% वाला टेस्ट अप्लाई करेगा तो 6.19 ही आएगा, इसका मतलब 10% से लेस है। तब मेरे पास दो ऑप्शन, कितना ऑप्शन है, ध्यान से देख। ऑप्शन नंबर 1, एग्जिस्टिंग कैरिंग, अभी ये मॉडिफिकेशन ही है, एक्सटिंग्विशमेंट नहीं है। तो ये जो करंट जो 10 लाख का जो मेरा कैरिंग वैल्यू है, उसमें 1 लाख माइनस करो। क्या करो, 1 लाख माइनस करो। अब क्या बचा, क्योंकि 1 लाख का एक्सपेंस इंकर किया, उसके सामने एडजस्ट करो, 9 लाख बचा। अब इस 9 लाख के सामने तुम जो कैश फ्लो देने वाले हो वो है 50,000 7 साल तक, और फिर 14 लाख। हाँ, तो ऐसा डिस्काउंटिंग रेट ढूंढो जो 50,000 7 साल तक और 14 लाख को डिस्काउंट करे, जिसका प्रेजेंट वैल्यू 9 लाख आना चाहिए। दैट बिकम्स योर न्यू EIR। दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, EIR सेम रखने का। अगर EIR सेम रखने का है तो कॉमन सेंस ये बोलता है कि मेरा जो कैश फ्लो है 50,000 7 साल तक और फिर 14 लाख, उसको सेम EIR पे डिस्काउंट करूंगा तो 961,900 आता है। तो मेरे को मेरे लोन को 961,900 पे लाने का, लोन को 961,900 पे लाने का। लेकिन सर वो तो 10 लाख दिखता है और 1 लाख का खर्चा भी है, टेंशन मत। एंट्री पास कर, एंट्री पास कर, ये तेरे को 10 लाख से इसको 961 पे लाने का, ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 38। एंट्री पास कर, PNL अकाउंट डेबिट, ध्यान से देख, PNL अकाउंट डेबिट, सॉरी, तेरे को लोन को कम करना है, तेरे लिए तो ये प्रॉफिटेबल वाला काम हो गया। सो एंट्री वुड बी लोन अकाउंट डेबिट टू PNL 38,100। ऑटोमेटिकली तेरा लोन 10 लाख से 961 पे आ जाएगा, और तूने 1 लाख का खर्चा किया ना, वो स्ट्रेट अवे एक्सपेंस, स्ट्रेट अवे एक्सपेंस, PNL टू बैंक। अभी ये दो चॉइस तुम्हारे पास है, यू आर फ्री टू सिलेक्ट एनी ऑफ द टू, तुम कौन सा सिलेक्ट करो। ऑब्वियसली सेकंड वाला, एग्जाम में तुम सेकंड वाला सिलेक्ट करोगे, क्यों, मेहनत कम है, मेहनत कम है, 10 लाख को 961 करने का कर दे, खर्चा जो PNL में डाल दे, स्टोरी। ये इधर ये पहले वाले में दिखता मस्त है, 1 लाख का खर्चा एडजस्ट कर दिया, कैरिंग वैल्यू 9 लाख की बराबर देगा, नया EIR ढूंढना पड़ेगा, वो इधर करने की जरूरत, समझ में आता है, याद रहेगा। अच्छा, अब वो डेटा के साथ इस फिगर्स को मैच करो, अब समझ में आया क्या करना है, अब डिफिकल्ट लग रहा है। हाँ चलो, पहले छापो, फिर बाद में तुमको उसको अच्छे से रिव्यू करने का टाइम भी। छाप।
करो स्क्रॉल। कर दिया ऑल ऑफ यू। हमने जब स्टार्ट किया था तब हमने बोला था कवरेज हम 7 पार्ट में करेंगे, 7 में से 3 पार्ट हो गए। बेसिक अंडरस्टैंडिंग, क्लासिफिकेशन एंड मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट, क्लासिफिकेशन एंड मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी इंक्लूडिंग मॉडिफिकेशन। अब आता है फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट। फोर्थ अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल लायबिलिटी एंड इक्विटी के बीच का डिफरेंस, एंड फिफ्थ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड उसका अकाउंट। ये फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट। लेकिन उसके अंदर पहला फाइनेंशियल लायबिलिटी एंड इक्विटी का अंडरस्टैंडिंग। अब इधर जब हम अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, इधर अंडरस्टैंडिंग is as per Ind AS 32, as per Ind AS 32 नहीं सर 109, हाँ 109, 32 और 107 तीनों को मिलके चैप्टर बना। स्टार्टिंग में ही बात किया था, कुछ लोगों को याद भी नहीं है, सोच रहे 3 थे क्या, अपने को तो 109 ही समझ में आता है। यस, 32 बात करता है क्लासिफिकेशन ऑफ इक्विटी और लायबिलिटीज में, और बात करता है कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट्स में। तो हम अब जो फोकस कर रहे हैं वो 32 के बेस कर रहे हैं। देखो फाइनेंशियल लायबिलिटी का डेफिनेशन कैसा है, बोलते इट्स एन इंस्ट्रूमेंट विच विल फुलफिल आइदर ए और बी बिलो। व्हाट इज ए? ए वो है जो हमने नॉर्मल डेफिनेशन में भी देखा, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। ऑब्लिगेशन टू व्हाट? डिलीवर कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट, or exchange financial asset or liability with another entity under the condition that are potentially unfavorable to the entity. QA का आएगा unfavorable. This वाला part is
This wala part is this wala part is what you know it as derivative liabilities. So this wala part, that second wala part is derivative liability. और first वाला तुमको मालूम है तुम्हारा normal other liabilities, which fulfills either A or B. अभी सर B में क्या है? Instrument that will or may be settled in entity's own equity instrument. ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके सेटलमेंट में मेरा इक्विटी शेयर्स देगा, नहीं देगा, मेरा इक्विटी शेयर्स देगा, जो नॉन डेरिवेटिव इन नेचर, जो नॉन डेरिवेटिव इन नेचर है, जिसके लिए एंटिटी विल इज obliged to deliver variable number of own equity instrument, or which is derivative will or may be settled other than by exchange of fixed amount of cash or another financial asset for fixed number of entities own equity instrument. सर भारी इंग्लिश है सर, समझ में आया नहीं? कंडीशन बी का फर्स्ट पार्ट में बोलता है, जहां मैं मेरे इंस्ट्रूमेंट्स तो दूंगा, मेरे इक्विटी शेयर्स तो दूंगा, बट वो इक्विटी शेयर्स वेरिएबल नंबर वाले होंगे। कौन से नंबर वाले होंगे? वेरिएबल, मतलब उसका नंबर वेरी हो सकता है, फिक्स्ड नहीं हो। उसका नंबर वेरी हो सकता है, फिक्स्ड नहीं होगा। डेरिवेटिव वाला होगा तो इट वुड बी सेटल्ड अदर देन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश। मतलब अगर वो इंस्ट्रूमेंट मेरे फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स के बारे में, तो उसका जो कंसीडरेशन है वो वेरिएबल हो, या तो नंबर ऑफ शेयर्स वेरिएबल होंगे, या तो वेरिएबल होगा। नंबर ऑफ शेयर्स या तो वेरिएबल हो सकते हैं या दोनों वेरिएबल हो सकते हैं, फाइनेंशियल लायबिलिटी है। सर ये बात बराबर है, लेकिन सर समझा नहीं।
कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर एट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइनेंशियल लायबिलिटी, इक्विटी या दोनों? देखो, इस डिबेंचर के अंदर कन्वर्टेबल कंपलसरी है, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट का तो ऑब्लिगेशन है, पर सर प्रिंसिपल देने का तो ऑब्लिगेशन ही नहीं है, कन्वर्टेबल है, कंपलसरी। इसका एक पोर्शन इक्विटी, एक पोर्शन this would be based on market price per share, market price per share on date of conversion, on date of बराबर, मतलब कोई रेशियो नहीं। अब लेट्स से प्रिंसिपल 10 लाख, इंटरेस्ट लायबिलिटी आप सब लोग अग्री करोगे? हाँ, प्रिंसिपल आपके मन में ये है कि बॉस ये तो मेरा इक्विटी होना चाहिए, बराबर है। अब इस 10 लाख के सामने कितने शेयर्स दूंगा मैं, पहले मेरे को वो बताओ, कितने शेयर्स दूंगा? 1000, 2000, 5000, 10,000, या इट कुड बी एनी नंबर बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, बराबर। मतलब माय नंबर ऑफ शेयर्स विल बी वेरिएबल बेस्ड ऑन उस टाइम का मार्केट प्राइस। उस टाइम का मार्केट प्राइस 100 रुपया होगा तो 1 लाख शेयर देने पड़ेंगे, सॉरी 10,000 शेयर देने पड़ेंगे। उस टाइम का मार्केट प्राइस 1000 होगा तो 1000 शेयर देने पड़ेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन उस टाइम का मार्केट प्राइस मेरा शेयर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि नहीं? To deliver a variable number of equity entities own equity instrument, a compulsory convertible debenture is non derivative instrument, उसमें डेरिवेटिव तो है ही नहीं, कंपल्सरी कन्वर्टेबल ही है, तो नॉन डेरिवेटिव है। जहां मैं डिलीवर करने वाला हूं मेरे खुद के इक्विटी शेयर्स, बट जो डिलीवर करने वाला हूं नंबर क्या होने वाले हैं? वेरिएबल। क्या होने वाले हैं? 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 then it is a प्रिंसिपल भी लायबिलिटी, इंटरेस्ट भी लायबिलिटी, मतलब पूरा का पूरा कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर एट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, जहां कन्वर्जन वुड बी बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस जिसका फिक्स रेशियो नहीं है, इज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी, is a financial। ऐसा क्या? हाँ, ऐसा। ओके सर, लेट इट बी, बट सर फिर ऐसा क्यों सर? सर ऐसा क्यों? स्टैंडर्ड बोलता है कि जब तुम वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स देते हो, मार्केट प्राइस बेस्ड शेयर्स देते हो, इट इज एज गुड एज तुमने प्रिंसिपल उसको रीपे किया और उसने वही प्रिंसिपल लेके तुमको वापस दिया और बोला भी मार्केट बेस्ड शेयर्स दे। इट इज एज गुड एज व्हाट? तुमने उसको पैसा दिया और बोला ठीक है ये पैसा भी मेरे को अभी नहीं चाहिए, तू यही पैसा रख और तू मेरे को शेयर्स दे दे मार्केट रेट पे। तो मतलब इट इज एज गुड एज यू पेइंग equivalent to principal and then he again giving you back the principal for those new shares. So that then it is liability only, it cannot be treated as equity. लेकिन सर ऐसा कंपलसरी कन्वर्टेबल आपने इक्विटी भी बोला था, आऊंगा उस पे भी आऊंगा, उस पे भी आऊंगा। फिलहाल ये याद रख, लायबिलिटी के केस में या तो नंबर ऑफ शेयर्स वेरिएबल होते हैं या तो कंसीडरेशन वेरिएबल होता है। सर कंसीडरेशन वेरिएबल कैसे हो सकता है? सर कंसीडरेशन वेरिएबल कैसे हो सकता है बताता हूं। तुमको बाबा बहुत पसंद है तो तुम बाबा लिमिटेड में इक्विटी लेना
चाहते हो। बाबा ने तुमको इक्विटी दिया हुआ है तो उसका खुद का, लेकिन अब तुमको बाबा लिमिटेड में क्या चाहिए, इक्विटी शेयर्स। तो तुम बाबा को बोलते हो बाबा, बाबा आपके कंपनी के शेयर्स चाहिए बाबा, शेयर्स। बोला अभी चाहिए, बोला नहीं बाबा आपके कंपनी के शेयर्स चाहिए एज अ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, एज अ एज अ एज अ एज अ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। बाबा बोला ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, बोला हाँ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। बोला ठीक, कितने शेयर्स के, कितने शेयर्स के। बाबा बोला बाबा 10,000 शेयर्स, 10,000 शेयर के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर कितना मंथ, आफ्टर 3 मंथ्स। अब बताओ ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट और कुछ नहीं, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है कि हाँ, जिसमें तुमको 10,000 शेयर फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं, क्या प्राइस, क्या प्राइस, क्या प्राइस, क्या प्राइस। सर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है तो सर इट वुड बी एट एक्सरसाइज प्राइस, इट वुड बी एट, इट वुड बी एट, इट वुड बी एट। बाबा ने बोला तू मेरा भक्त है, तू मेरा भक्त है, तेरे को एक्सरसाइज प्राइस दिया, जो भी उस टाइम का मार्केट प्राइस होगा, जो भी उस टाइम का लेस 10%। अब बता मेरे को व्हाट इज द प्राइस यू आर गोइंग टू, 10 रुपीज, 50 रुपीज, 70 रुपीज, 100 रुपीज, 200 रुपीज, 500 रुपीज। वैसा नहीं बोल सकते, क्यों, क्यों, क्यों। एमपीएस जो भी रहेगा लेस 10% होने वाला, बट एमपी को मालूम नहीं है, लेस 10% भी, मतलब कहना है इधर नंबर तो, नंबर तो फिक्स है लेकिन कंसिडरेशन, दिस इज ऑल्सो फाइनेंशियल। तुमको एक ही रूल याद रखना है, तुमको एक ही, जहां फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर के लिए देयर इज अ फिक्स्ड कंसीडरेशन, फिक्स नंबर ऑफ शेयर के लिए, या फिक्स नंबर ऑफ शेयर के लिए, या फिक्स नंबर ऑफ शेयर के लिए, या फिक्स नंबर ऑफ शेयर के इन फंक्शनल, वही तो जब शेयर्स नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स नहीं वो इक्विटी नहीं, जहां कंसीडरेशन फिक्स नहीं वो इक्विटी नहीं, जहां दोनों फिक्स नहीं वो भी इक्विटी नहीं, जहां दोनों फिक्स्ड है सिर्फ वही इक्विटी। तो तुमको इक्विटी के लिए जब भी शेयर्स में पेमेंट हो रहा है, किसमें पेमेंट हो रहा है, किसमें पेमेंट हो रहा है, किसमें पेमेंट हो रहा है, जब भी पेमेंट शेयर्स में हो रहा है तुम खाली देखो इज इट फिक्स टू फिक्स क्राइटेरिया फुलफिल, फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स दिए जा रहे हैं, फिक्स नंबर ऑफ फिक्स वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के लिए, अगर ये फुलफिल है, अगर ये फुलफिल है तो इट इज इक्विटी, इफ इट इज नॉट इक्विटी देन द ओनली ऑप्शन इज फिक्स टू फिक्स। मैडम लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, मैडम लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हारे लिए। वो जो टेबल था वो 32 का इंग्लिश था, किसका इंग्लिश था, अब ये जो टेबल है मेरा इंग्लिश है, और देखो ये टेबल तुम्हारा कैसा मक्खन जाता है, देखो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश और अदर फाइनेंशियल लायबिलिटी, सॉरी ऑल अदर फाइनेंशियल एसेट, या फिर
exchange of financial asset or financial liability which are potentially unfavorable, that is nothing but derivatives, or instrument which are settled in own equity where number is variable or consideration is variable. This is financial liability. इंग्लिश में कुछ भी तकलीफ आया? इंग्लिश में कुछ भी तकलीफ आया? Equity, there is no obligation to deliver cash or other financial asset, or exchange of financial or financial liability are potentially unfavorable. ये दोनों में से कुछ भी नहीं है. अब the most important part, instrument settled in own equity where number of own equity instrument is fixed, consideration is fixed, that is it satisfies fixed number of equity share for fixed amount of consideration in functional currency. Fixed to fixed criteria is satisfied. सर एग्जाम्पल में बात करो तो और भी अच्छा लगेगा. ये ले एग्जाम्पल ध्यान से देख. Loan taken, payable, derivative liabilities are all example of financial liability. अब compulsory convertible debenture at fixed interest rate, conversion based on market price of equity share on conversion. Compulsory convertible preference shares at fixed dividend rate, conversion based on market price of equity share on. सब जगह पे तेरा number is not fixed, it is based on market price on conversion rate. उसी के सामने equity shares, irredeemable preference shares with dividend at the discretion of issuer. ये ठीक. Compulsory convertible debenture or preference shares at interest or dividend at the discretion of the issuer, and conversion ratio is known at the time of. ये वाला fixed to fixed satisfy कर रहा है, और ये वाला fixed to fixed satisfy नहीं कर रहा. फिक्स टू फिक्स सेटिस्फाई नहीं करेगा तो लायबिलिटी, फिक्स टू फिक्स सेटिस्फाई करेगा तो इक्विटी. दोनों में तुमने ध्यान से देखा, जहां लायबिलिटी है वहां इंटरेस्ट रेट फिक्स है और डिविडेंड रेट फिक्स है, लेकिन जहां इक्विटी है वहां इट इज एट दी डिस्क्रिशन ऑफ इशूअर. मतलब देना है कि नहीं देना इशूअर डिसाइड करेगा, मतलब वो भी ऑब्लिगेशन नहीं. और कन्वर्ट फिक्स रेट पे हो रहा है, फिक्स रेशियो पे हो रहा है, मतलब उधर वेरिएबल कुछ भी आ नहीं रहा है. इसका मतलब इट इज टोटली इक्विटी. ऐसे इंस्ट्रूमेंट कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर जिसका कन्वर्जन रेशियो इज नोन एट द टाइम ऑफ इश्यू ओनली, ऐसे इंस्ट्रूमेंट डायरेक्टली इक्विटी में दिखते. कहां दिखते हैं? जिसका कन्वर्जन रेशियो इज नॉट नोन, इट वुड बी कन्वर्टेड बेस्ड ऑन MPS on the conversion date. वो पूरा का पूरा लायबिलिटी में दिखता है, assuming उनका इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड है. सर व्हाट इफ इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड है लेकिन कन्वर्जन होने वाला है फिक्स रेशियो पे. इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड है, कन्वर्जन होने वाला है फिक्स रेशियो पे. फंस गए. क्योंकि इंटरेस्ट रेट के लिए लायबिलिटी है और कन्वर्जन जो प्रिंसिपल होने वाला है वो फिक्स रेट पे होने वाला है, वो इक्विटी है. देन इट इज कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट, partly liability, partly equity. Then it is compound instrument. अब देखो कुछ लिख रहा हूं इंग्लिश में, ध्यान से. कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर और प्रेफरेंसेस, इसका प्रिंसिपल पे नहीं करना, प्रिंसिपल पे. लेकिन अगर कन्वर्जन रेशियो फिक्स्ड है, कन्वर्जन रेशियो इशू के टाइम ही फिक्स्ड है, देन इट इज इक्विटी. अगर फिक्स्ड नहीं है देन इट इज लायबिलिटी. ये समझते हो? ये प्रिंसिपल पोर्शन. फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट और मतलब ऑब्लिगेशन है, मतलब इट इज लायबिलिटी. तो वो जिधर फिक्स रेट है और कंपलसरी है लेकिन
कन्वर्जन रेशियो फिक्स नहीं है, ये तो लायबिलिटी है, कन्वर्जन रेशियो फिक्स है, वो भी लायबिलिटी हो जाएगा, देन पूरा का पूरा लायबिलिटी। हाँ, लेकिन कन्वर्जन रेशियो फिक्स्ड है तो प्रिंसिपल इक्विटी हो जाएगा और इंटरेस्ट लायबिलिटी, एक पोर्शन लायबिलिटी एक पोर्शन। कौन सा बैठ रहा है दिमाग में? हेलो, आज के लिए इतने के साथ ही जाओ। हाँ, इसमें मैं भी और, जो तुम्हारा टाइम टेबल आया नहीं है, मालूम नहीं है ये सैटरडे संडे दे रहा है या नेक्स्ट वीक दे, समझो नेक्स्ट वीक दे रहा है, नेक्स्ट सैटरडे संडे, तो मैं अभी इसके बाद में कुछ भी बताऊंगा ना तो मुझे वापस उस दिन भी बताना ही पड़ेगा, मतलब क्योंकि कुछ लोग तो अभी भी इतने नींद में मतलब आंखें ऐसे फाड़ के देख रहे हैं, मतलब क्या बोल रहा है देख तो लेने दे। हाँ, तो आज के लिए यहाँ बस हो गया। हाँ, आगे कंटिन्यू करूंगा, तुमसे खाली ये रिक्वेस्ट होगी कि ये टेबल कौन सा, ये वाला टेबल, डिफरेंस बिटवीन, पेज नंबर 201, 201 वाला टेबल अच्छे से रट्टा मार के आने का, क्या मार के आने का? रट्टा मार, अच्छे से रट्टा मार। गेटिंग इट? क्या क्लोज करते हैं?